क्या मुझको जानते हो? क्या मुझको जानते हो? नमस्कार, मैं रंजना क्या मुझको जानते हो कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। इस प्रोग्राम की अगली यानी कि दूसरी कड़ी में हम आपको मिलवाएंगे संगीत गुरु पंडित कश्मीरी लाल जी से। पंडित कश्मीरी लाल जी का संगीत की दुनिया में हिमाचल प्रदेश में बड़ा नाम है। इनके बारे में जानने के लिए हम इनसे एक मुलाकात करेंगे और इन्हीं की जुबानी इनके संगीत के सफ़र के बारे में, इनके ज़िंदगी के सफ़र के बारे में जानेंगे। आज इनसे मुलाकात करने के लिए हम इनके घर आए हैं और इनके शागिर्दों से भी मिल रहे हैं। पंडित कश्मीरी लाल जी हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के कोटला गांव के रहने वाले हैं। पंडित कश्मीरी लाल जी का जन्म एक किसान परिवार में हुआ है। उनके पिताजी का नाम श्री नारायण सिंह और माताजी का नाम श्रीमती कलावती। गुरुजी प्रणाम। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ हमारे प्रोग्राम में क्या मुझको जानते हो, और मैं आपकी आभारी हूँ, आपने हमको समय दिया और हमारे इस प्रपोजल को स्वीकार किया। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपका जन्म और आपका प्रारंभिक जो शिक्षा है। जी, तो जो मेरा जन्म 1/10/1956 को सोलन डिस्ट्रिक्ट सोलन में कोटला जगह है, 8 किलोमीटर जमुना जी रोड पे। तो आगे गांव है कोटला गांव, वहाँ 1/10/56 को मेरा जन्म हुआ है। और मेरे पिताजी का नाम श्री नारायण सिंह जी और माताजी का नाम श्रीमती कलावती। तो उन्होंने बड़ा अच्छे ढंग से पाला पोसा, बड़ी गुर्बत में पले। उस टाइम में ऐसा होता नहीं था, खेती बाड़ी करते थे, गांव में रहते थे, ऐसा ही समय था। हाँ, इस तरह का समय था। तो गांव में रहते थे तो स्कूल भी जाते थे, स्कूल भी 5 किलोमीटर जाते थे दूर। स्कूल बहुत नज़दीक नहीं होते थे, वो भी प्राइमरी स्कूल था तो वहाँ जाते थे 5 किलोमीटर दूर पढ़ने। जितना भी कुछ शिक्षा हुई वो थोड़ा बहुत प्राइमरी तक की वहीं हुई। अच्छा, फिर उसके बाद जो है फिर चलता रहा, फिर बीच में स्कूल भी छूट गया, प्राइमरी से स्कूल भी छूट गया एक बार। फिर बाकी प्राइवेट ही पढ़ाई चली। फिर मैं वहाँ जाता रहता था, भेजते थे माता पिता जटोली आश्रम महाराज जी के पास, वहाँ भेजते थे। भाई चलो घर में काम करते हो तो इतवार को वहाँ महाराज जी के दर्शन के लिए भी जाया करो। तो चले जाते थे वहाँ। तो वहाँ से मुझे वैसे तो संगीत में हमारा ऐसा था कि बचपन से लेकर था, वैसे तो संगीत का हमारा गाने बजाने का जो हिसाब था तो परिवार में था। पर ऐसे जो सही ढंग से जो जैसे कि क्लासिकल संगीत वैसे रेडियो पे सुना करते थे, उस तरह का शौक था कि इस तरह का संगीत कभी सुनने को मिलेगा। तो महाराज जी के जाते थे तो वहाँ शिवरात्रि की रात को काफ़ी बड़ा फंक्शन होता था। वहाँ गुरुजी थे एक श्री अनंतराम चौधरी जी, जो कि उन्होंने भी मुझे बहुत, मैं उनके बारे में भी बताता हूँ। तो वहाँ जाते रहते थे तो उन्होंने वहाँ एक सभी शिमला के, हिमाचल के, बाहर से भी कई कलाकार आते थे शास्त्रीय संगीत के। तो पूरी रात शास्त्रीय संगीत का ही मतलब गाना बजाना होता था सुबह तक। महाराज जी भी बड़ा खुश। तो वहाँ से मुझे बड़ा शौक हुआ कि ये तबला जो है, तबले से खास अट्रैक्शन पहले से ही थी कि तबला कि बड़ा अच्छा लगता था पहले से। तो बचपन में जब गांव में काम करते थे तो रेडियो होता था एक छोटा सा, कि उसमें सुनते थे कि तो मुझे पहले एक बार मैंने उनका तबला सुना, गुरुजी अपने सीन साहब का, और एक बार उनका भी सुना था रेडियो पे, उस्ताद जी अल्लाह रखा खान साहब जी का, है ना।
इन्हीं संगीत सभाओं ने गुरुजी के दिल में शास्त्रीय संगीत के लिए लगन पैदा की, शौक़ पैदा किया। गुरुजी बताते हैं कि एक बार मैंने रेडियो में सीन साहब का तबला सुना और उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब का तबला सुना। बस वहीं से लगन पैदा हुई कि मुझे तो तबला ही सीखना है। क्या बात। तो उनका तबला मेरे को इतना मन को लगा कि ये चीज़ तो बहुत अच्छी है। हालांकि गाना भी सुनते थे, गाने का भी शौक था, सब लगती हर चीज़ अच्छी थी, पर उसका ज़्यादा उसकी तरफ ज़्यादा रुझान था कि तबला ही सीखा जाए। तो उनका तबला रेडियो पे सुना करता था मैं, तो ये हुआ कि सीखना किसी उस्ताद के पास जाना। अच्छा, फिर बाद में काफ़ी अरसे 4-5 साल तक जाते रहे वहाँ जटोली आश्रम महाराज जी के पास। तो फिर उनको बोला महाराज जी ने गुरु जी को, श्री अनंतराम चौधरी जी को, कि बेटा भाई इस बच्चे का भी उद्धार कर दो, थोड़ा इसको भी थोड़ा बहुत अपने पास बुला लो, या थोड़ा इसको भी गाइड करो, कुछ इसका भी उद्धार कर दो। तो उन्होंने बोला, वो बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत बढ़िया, उन्होंने बोला, कहते बेटा तू मेरे पास आ जाया कर। तो मैं जाता रहता था उनके पास, सोलन जाता रहता था। तो उन्होंने बोला कि पढ़ा लिखा कितना है? मैंने कहा जी मैं तो 5वीं पास हूँ, 5वीं से स्कूल छोड़ा जी। तो परिस्थितियाँ ऐसी थी ना जी, उस टाइम फादर बुजुर्ग थे बहुत, उनसे कमाया नहीं, खेती बाड़ी नहीं होती थी, तो खेती बाड़ी जितना कुछ कर सकते थे तो मेरे को ही करना पड़ता था। उसके बाद मैं स्कूल छूट गया। तो फिर बड़े भाई बोर्डिंग में पढ़ते थे कन्ना घाट, उनका बोर्डिंग का खर्चा भी था। फिर पिताजी इतना, वो खुद बीमार पड़ते थे, पढ़े हुए थे, तो वो नहीं कर सकते, तो मेरे को स्कूल छोड़ना पड़ा था। 5वीं तक ही कर पाया था। उसके बाद फिर 4-5 साल तक ऐसे ही चलता रहा। घर का काम भी किया और भी किया, खेती बाड़ी की। तो उसके बाद जो है फिर महाराज जी ने बोला, गुरु जी ने, कि मेरे पास आ जाओ। फिर पिताजी ने बोला बेटा तू जाना है तो चले जा। तो मैं उनके पास फिर 71 में, मैं 71 में 1971 में उनके पास आ गया था, गुरु जी के पास। ये कौन सी जगह बताइए आप? सोलन। William Wordsworth has quoted, "Nature never did betray the heart that loved her, and Himachal Pradesh is an epitome of love. The hypnotizing hills, refreshing rivers, whispering waterfalls, talking trees, and magical meadows have filled the heart of Himachalis with love, generosity, and innocence. The incredible artists of this land have added much to its culture and heritage." The guest for the second episode of Kya Mujhko Jante Ho, Do You Know Me, is a man of music, a virtuoso, composer, and percussionist. He is a gifted artist, a professional tabla tutor, and a courteous man. He is the disciple of the celebrated musician Ustad Lakshman Singh Seen. Yes, I'm talking about Pandit Kashmiri Lal Chauhan, who is widely known as Pandit Kashmiri Guruji. He was born in village Kotla of Solan district with music in his heart and magic in his hands. His childhood was full of miseries and hardships. Because of poor financial condition, he could not continue his school after primary. He shared the burden of his elder brother's education and did hard labor in fields. Life was a sheer struggle for him. As he belongs to a peasant family, he says he used to work hard in fields during the day and studies during night in the light of earthen lamps because of no electricity at home. And those were the days when he realized to step into the world of music. In his childhood, his father sent him to the Jatoli Ashram, which is at present a famous tourist place. He was sent there to learn music, and from there he got the chance to meet Mr. Anantram Chaudhary, the eminent musician of Himachal Pradesh. Mr. Chaudhary not only taught him music, but also inspired and helped him to resume his studies. Hereafter, Pandit Kashmiri Lal decided to learn music professionally. He says that he became more passionate for learning tabla when he listened to Ustad Allah Rakha Khan Saab and Ustad Lakshman Singh Seen playing tabla on radio. Thenceforth, he decided to make his passion his work, and he joined Hansraj Mahila Mahavidyalaya Jalandhar as tabla assistant, and finally became disciple of Ustad Lakshman Singh Seen, a renowned tabla maestro and disciple of Mian Qadir Bakhsh from Punjab Gharana. वो प्रोफेसर थे, मतलब गायन के, बहुत अच्छे गाते थे, बहुत गुरु आदमी थे।
बहुत अच्छे कलाकार थे, गुणी आदमी थे, गुरु थे। उनके शामिल जी, सहगल जी सब इन्हीं के शागिर्द हैं सभी। तो उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह रखा अपने पास। तो उन्होंने बोला बेटा पढ़ाई लिखाई तो बहुत कम है, तो इसको फिर आगे कहीं कॉलेज वगैरह में लगना होगा तो इक्विवेलेंट मैट्रिक तो चाहिए ही। तो उन्होंने उस टाइम वो होता था कि वो हिंदी रत्न होता था हिमाचल यूनिवर्सिटी से, तो वो फिर उन्होंने करवाया। तो उसके बाद फिर मैं भास्कर, उनके पास सेंटर था भास्कर प्राचीन कला केंद्र का, गुरु जी के पास, चौधरी साहब के पास। तो वहाँ फिर वो डिप्लोमा भी करता रहा। तो ऐसे गांव में भी ऐसे ही रहा, पहले गांव से ही डिप्लोमा शुरू हो गया था, उनके पास पहले से ही जाता रहता था मैं। तो क्योंकि फिर वो बोलते थे कि बेटा फिर दिन में काम करना, रात को फिर बैठना, और लाइट नहीं होती थी गांव में, रात को फिर दीपक जलता था, तेल के दिए जलते थे, उसके पास बैठना, पढ़ना भी है ना। फिर थोड़ी देर तबला भी बजाना। पिताजी कहीं गए बेचारे, हमारे पास तो था कहीं था किसी के पास दूर, वहां से लाए। फिर मैं थोड़ा तबला भी बजाता रहा, फिर और पढ़ता भी रहा, फिर पेपर भी दिए। फिर ऐसे ऐसे करके मेरा भास्कर संगीत पर विशारद हो गया। विशारद होता है उनका इक्विवेलेंट बी में जो है ना, वो उनका विशारद। तो विशारद मेरा हो गया। उधर से वो फिर वो हो गया था, क्या नाम, हिंदी रत्न हो गया था। फिर मैं थोड़ा सा तबला की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गया था। तो फिर एक बार वहाँ अग्रवाल जी होते थे, म्यूजिक टीचर सितार के, गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में सोलन, तो वो आया करते थे गुरुजी के पास। उन्होंने बोला कि गुरुजी भाई वीर प्रताप होता था उन दिनों एक पेपर, न्यूज़पेपर, भाई इसमें जो है वो आई हुई है, ऐड आई हुई है, और हंसराज महिला महाविद्यालय जालंधर में तबला की पोस्ट निकली है। तो मैं गुरुजी को, चौधरी साहब जी को पहले ही बोल चुका था। मैंने कहा या तो कहते सीखना कैसे, उन्होंने सिखाया मुझे बहुत, ठेके वगैरह, ताल वगैरह, गाने के साथ संगत का काम काफी सिखाया। फिर उन्होंने ये भी बोल दिया बेटा मैं देख सकता नहीं, वो देख नहीं पाते थे, तो हाथ वगैरह का मुझे इस चीज का पता नहीं कैसे रखना, क्या है कैसा है, पर ये ठेके ये है। तो उनके साथ मैं जैसा भी है वो बजाता रहता था, उनके साथ संगत करता रहता था। तो प्रभाकर भी था, तो विशारद और हिंदी रत्न भी हो गया था। तो मैंने अप्लाई कर दिया कि, और मैंने क्या, मेरे को उनका भी बहुत पसंद है, गुरुजी अपने श्री लक्ष्मण सिंह जी, मैंने क्या उनका भी मेरे को बहुत पसंद है तबला, अगर उनसे से, तो वो जालंधर में ही थे। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं चिट्ठी लिखता हूँ। अप्लाई भी कर दिया उन्होंने, उनको चिट्ठी लिख दी गुरुजी को, सिंह साहब को। तो उन्होंने बोला, उनका जवाब आ गया। पहले वो फोन नहीं होते थे, वो बाकी तो होते, लैंडलाइन तो होते थे, पर मोबाइल वगैरह बहुत कम होते थे। फिर चिट्ठियों से काम चला, चिट्ठियों से। फिर उनकी चिट्ठी आई कि ठीक है बच्चे को, इसको फॉर्म भेज दिया हमने, उन्होंने फॉर्म भिजवा दिया वहां से, और भरवा के भेज दो, और हम फिर देखते हैं क्या होता है। और मैं आपसे सीखना भी चाहता था, गुरुजी ने ये लिखा था चौधरी साहब ने कि आपसे, आपका इसे गिरज भी होना चाहता है, और ये अगर देख लेना है इसको, अगर आपके काम के हिसाब से ठीक हो तो इसको रख लेना कॉलेज में। किस वजह से मेरा वहाँ सिलेक्शन किस पॉइंट पे हुआ, 20-25 लोग थे, अच्छे तबला बजाने वाले लोग आए हुए थे वहाँ सारे, कोई दिल्ली से था, कोई कहीं से था, 20-25 लोग थे। पर उनको गाने के साथ जो एक, बाकी एक गाते हैं झुमरा, जो गाते हैं ना एक बाजार में, तो वो गाते हैं धिन धा तिरकट, धिन धा तिरकट से गाते हैं। जो पंजाब में जो धिन धा तिरकट, ये जो है ना, तो विलंबित में भी इसी बातचीत को रखते हैं वो उनकी बंदिशों में। तो वो उनको चाहिए था उस तरह का, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े गुणी थे। देखो मैं उनका भी बहुत, मन के भी इतने अच्छे देवता आदमी थे, श्री बलवंत राय जसवाल जी, वो वहाँ थे, बहुत बड़े गुणी आदमी थे। तो वो इंटरव्यू ले रहे थे, गुरुजी भी बैठे हुए थे। अच्छा बाकी वो ठेका उस तरह का किसी से नहीं लगा,
उनके वहाँ जो तो सबके ऐसे ही रहा, कहते ऐसे ही थोड़ा ठीक नहीं है, तो देखते हैं कोई लड़का मिलता है जिसको कि इसका ज्ञान हो थोड़ा। तो मेरे को गुरुजी ने सिखाया हुआ था 14 साल जो में पंजाब अंग बता रहे हैं आप। हाँ जी, धिन धा त्रिकट, वैसे तो धिन धा त्रिकट झुमरा हुई है ना, तभी तो झुमा है। धिन धा त्रिकट तो सीधा है, इसमें तो कुछ है नहीं। धिन धा त्रिकट ये जो है, तो उसमें जैसे धिन धा तीटक इस ऐसे, तो जो गैप जो धिन धा त्रिकट का वो गैप पूरा लिया जाता है उसमें। तो वो लगाया तो बलवंत राय जसवाल जी गा रहे थे, तो उनके साथ तो बड़े खुश हुए, गाया उन्होंने काफी, कोई 10 मिनट गाया। तो फिर बस फिर उन्होंने पंजाबी में बोला, वो कहते काका ठीक है, फिर यही चाहिए शीशा ने। और फिर गुरुजी कितना टाइम आपने जॉब किया वहाँ जालंधर में? 5-6 साल, 6-7 साल, अच्छा, 6-7 साल जॉब किया। उतने देर तक मैं सीखता रहा। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि गुरुजी सीन साहब है, उनका बेटा था यहाँ सेंट बीट्स कॉलेज में, यहाँ मेरे को लगवा दिया, वो वापस चला गया घर को। अच्छा, यहाँ मैं अच्छा, लग फिर गया। आप बीट्स कॉलेज आ गए? फिर बीट्स कॉलेज आ गया था मैं। 88 में मैं लग गया था हमीरपुर। तो उसके बाद 7-8 महीने बाद में, 10 महीने बाद में चला गया नाहन जॉब किया, नाहन रहा। जुलाई 1990 को मैंने यहाँ 1 जुलाई 1990 को ज्वाइन कर लिया, वहाँ से रिजाइन दे के नाहन से। आप गवर्नमेंट जॉब छोड़ के इसमें आ गए? प्राइवेट में आ सेंट गया। बीट्स हाँ में। जी, हाँ जी। अच्छा, बस ये रहा जी। मुझे ये पूछना था कि आपका किस घराने से संबंध है? अच्छा, मेरा जी, मेरे संगीत के किस घराने हाँ से जी, संबंध है? मेरे जो गुरुजी, जिन्होंने गुरुजी अनंतराम चौधरी जी ने जिनके पास मेरे को भेजा था, गुरुजी श्री लक्ष्मण सिंह जी, वो पंजाब घराने के से संबंध रखते हैं। और वो लाहौर में मियाँ कादिर बख्श जी थे, जो 1.25 लाख ओखली के मालिक, मतलब इतने स्टूडेंट थे उनके, शागिर्द लोग थे उनके, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उनसे सीखने का मौका मिला है, बड़ा अच्छा। तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से सिखाया और बड़े अच्छे ढंग से सिखाया। अच्छा, मैं शायद समझने में गलती कर रही होंगी, अल्लाह रखा खां साहब आपके गुरु भाई? नहीं, वो मेरे गुरुजी के गुरु भाई थे। गुरुजी के गुरु भाई। मतलब एक ही संगीत घराना? हाँ, एक ही घराना है। तो जाकिर भाई हुए हमारे गुरु भाई, जाकिर भाई हुए गुरु भाई हमारे। अल्लाह रखा खां साहब जो है वो हमारे गुरुजी के गुरु भाई। बहुत बड़ी बात है हाँ, हम लोगों के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, कि आपका संबंध जो है ऐसे संगीत के घराने से है। एक बात मुझे और जाननी थी। हाँ, मैं प्रवीण से बात करी थी, तो प्रवीण ने कहा कि आप अपने आप जो ये नए आधुनिक छंद जो हैं इसमें हाँ जी, क्रिएट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगी कि हाँ, वो क्यों फ़र्क है उसमें दूसरों से? वैसे तो ऐसा है कि ये हर ही आदमी, देखो हर उस्ताद ये बोलते हैं, हमारे गुरुजी भी यही बोलते हैं। मेरे बचपन से ये मेरा इस तरफ रुझान था कि कुछ नया सोचूं, कुछ नया क्रिएशन की जाए, कुछ नया सोचते हैं। तो वो टास्क भी देते थे गुरुजी सीन साहब, अच्छा बेटा ये कायदा है, ये 3 ताल में, इसको पंचम स्वारी में भी देखो कैसे आएगा, इसको आरा 4 ताल में कैसे आएगा, इसको 13 मात्रा में कैसे आएगा, 11 मात्रा में कैसे आएगा, है ना। तो ये चीज़ वो पहले टास्क वो देखते थे ना, उन्होंने देख लिया था कि इसका शौक़ इसकी तरफ ज़्यादा है, कि ये कुछ सोच सकता है। और यही चाहते हैं कि थोड़ा सा अपना भी सोच होना बड़ा ज़रूरी है ना। तो इसलिए एक अलग सोच होना। तो इसका देखो, उसका एक सबसे स्पष्ट उदाहरण ये है कि देखो आप गुरुजी का तबला सुनो, सीन साहब का, उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब जी का तबला सुनो, और जी शौक हुसैन खां साहब जी का तबला सुनो, अल्ताफ़ हुसैन उर्फ ताफू जी का तबला सुनो। तो सबका तबला सुनेंगे तो आप जब एक गुरु से सीखें तो सबका तबला अलग क्यों है?
है ना। वो खुद की क्रिएटिविटी, तो ये क्रिएटिविटी ना ये होना बड़ा ज़रूरी बहुत है, ज़रूरी है। ये होना ही। वो तो फिर स्पून फिटिंग हो गई है ना, वो नहीं होनी चाहिए। कुछ अपनी सोच भी होना बड़ा ज़रूरी है। हमारी संस्कृति में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो संगीत की शिक्षा है वो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत होती है। गुरु जी कहते हैं कि उन्होंने भी ये शिक्षा इसी परंपरा के अंतर्गत पाई, गुरुओं के घरों में रहे। और वो कहते हैं कि उस्ताद लक्ष्मण सिंह सीन जी मुझे अपने घर ले गए और मेरे पिता को ये आश्वासन दिलवाया कि आपका बच्चा हमारे पास महफूज रहेगा। और गुरु जी कहते हैं कि सच में ही वहाँ मुझे अपने घर की कमी कभी महसूस नहीं हुई और गुरु माता जी ने मुझे माँ का प्यार दिया। इसी परंपरा को गुरु जी ने आगे बढ़ाया। ऐसे कुछ लोग हैं हमारे प्रदेश में जो इस परंपरा को अभी बनाए रख रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी परंपरा के तहत गुरु जी ने बहुत से शागिर्द जो हैं इस प्रदेश में तैयार किए हैं। और जब हम गुरु जी से मिलने गए तो भी हमने देखा कि गुरु जी वहाँ अपने शागिर्दों को शिक्षा दे रहे थे और एक बहुत ही अच्छा वातावरण जो था उस म्यूज़िक रूम का था, जहाँ बैठकर हमने गुरु जी से इस बारे में बातचीत की। गुरु जी आप कुछ सुनाइए हमें। वैसे तो अब मैं तो कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन थोड़ा अगर आपकी खुद की क्रिएट की हुई बंदिश। चलो जी चलो ऐसा करते हैं कि इसमें फिर एक और भी बजा लेगा लड़का। अरे वो कोई भी आ जा। हथौड़ी रखना बेटा। देखो इसमें दो तिरकट नहीं आए, तिरकिट ऐसे करेंगे ना, तिरकिट तो तिरकिट तो यहाँ से आएगा ताकि ती के लिए ये उंगली फ्री रहे। ये टेक्निक का काम है सारा, बस ये टेक्निक ही है सारा। निकास देखो किया इन्होंने बच्चों ने, कर रहे हैं। कितनी एल है? 65।
धागे टिकट 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 धने गिनता टिकट धागे टिकट धागे टिकट टिकट धने गिनता के धने नारा गिना हाँ रिपीट करो टिकट धने गिना धागे टिकट धागे टिकट धने गिना ताके धने नारा गिना धागे टिकट धागे टिकट 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 धने गिना ताके हाँ आगे टिकट टिकट धने गिना टिकट टिकट धने गिना ताके धने नारा गिना धागे टिकट धागे टिकट 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 धने शाबाश आगे हाँ धागे से टिकट धने नारा गिना धागे से टिकट धने गिना ताके धने नारा गिना चल धागे से टिकट धने गिना नारा गिना धागे आगे चलो धागे टिकट धने गिना धने नारा गिना टिकट धने गिना ताके धने नारा गिना धागे टिकट धागे टिकट 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 लास्ट धने गिना नारा गिना धागे टिकट धने गिना धने नारा गिना ताके धने नारा गिना ये बात
चल आजा सिया, आजा। ताकत दे ताकत ताकत दे। Second. शाबाश। इसके बाद नेक्स्ट शाबाश शाबाश। मैंने सुना है कि आपकी तरह रियाज शायद ही किसी ने किया हो, तो थोड़ा इसके बारे में जानना चाहती हूँ। कितने घंटे आप रियाज करते थे, किस तरह से करते थे? रियाज ऐसा था कि जब जलंधर रहा मैं, जब जितना अरसा जी, तब तक रियाज बहुत अच्छा रहा। नहीं, यहाँ जब हिमाचल में आ गया उसके बाद भी रियाज काफ़ी किया मैंने, काफ़ी करता रहा। जी। पब्लिक रिलेशन में था तो सारा दिन तबला ही बजाता था मैं। बर्फ़ में लोग बोलते थे कि उनको ठंड लगती थी, सारे स्टाफ को, वो फिर हीटर के पास ही बैठे होते थे, मेरे को पसीना आया होता था। कहते यार आप ठीक है, मैं तबला बजाता था सारा दिन तबला। यहाँ भी काफ़ी किया, हिमाचल में काफ़ी रियाज किया, पब्लिक रिलेशन में रह के भी काफ़ी किया। फिर घर पे भी करना होता है, करना ही होता है, इसके बिना तो कुछ। और जलंधर का जो हिसाब किताब था, वहाँ तो टाइम टेबल फिक्स था। सुबह 7 बजे कॉलेज को खुलता था, ड्यूटी जाते थे, तो उसके बाद 12 बजे पूरा कॉलेज बंद हो जाता था। फिर आके घर में फिर खाना खुना खाया, सो जाना, फिर 4 बजे उठना, फिर 4 बजे जो प्रैक्टिस शुरू होनी वो रात के 12 बजे तक। 8 घंटे रियाज चलना ही चलना है, 8 घंटे रियाज चलना ही चलना है। तो वही थोड़ा बहुत फ़र्क है जो अभी चल रहा है। आजकल नई रियाज होता है, मेरा ध्यान भी थोड़ा बंदिशों की तरफ है, थोड़ा नई कंपोजिशन की तरफ है। अब मेरा ज़्यादा रियाज मैं नहीं करता है, बच्चों के साथ हो जाता है, इनके साथ ही बजाता हूँ, इसलिए मैं याद भी नहीं रखता, क्योंकि याद रख के करना क्या, जो बजाना हो तब तो याद रखें। तो हाँ, अपनी कोई भी बोल मैं बजाता हूँ, वो मैं एक बोल पकड़ के उसी को रियाज कर लेता हूँ, उसको मैं रियाज कर लेता हूँ। तो काफ़ी रियाज किया पहले, उसी का अभी तक है।
पर इसमें रियाज का ऐसा होता है कि लास्ट तक, जो लास्ट स्टेज तक आदमी ठीक बजाता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण एक बहुत बढ़िया है कि जो बचपन से 6-7 साल की, जैसे छोटे बच्चे, ये बच्चे, इसकी भी एज ठीक है, 2 बच्चे और आते हैं, वो कल आएंगे, फागली से भी आते हैं, वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं दोनों बच्चे, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो वो मतलब उम्र सीखने की होती है, तब से जो हाथ एक बार सेट हो जाता है बात तक। बाकी ऐसा कि ये तो सारे हमारे गुरु लोग जितने भी, अच्छा एक मेरे और भी फिर दोबारा मैंने कहा चलो थोड़ा सा अलग भी, मतलब पंजाब घराने के ही एक अलग गुरु भी मेरे हैं, थे, वो गुजर गए बेचारे, उस्ताद इकबाल मोहम्मद खान साहब, वो बाबा मलंग खान साहब के जो हुए हैं उनके सके भांजे थे वो, है ना। तो उनका जो पहले मैंने सीखा, फिर उनसे उन्होंने जो सुना तो उन्होंने बोला, कहते बेटा ये सब पंजाब, ये तो मेरे समझ में नहीं आता, पंजाब तो ऐसा है, कहते जब वो शुरू हुए तो क्या बात ठेठ चीज़ें, वो उनके पास ठेठ इसलिए रहा ना, तो वो किसी को बाहर गए ना सुनाने गए, ना कोई किसी का सुनते थे, किसी का मिक्सअप नहीं हुआ किसी के साथ, वो जो रहा वो प्योर वही रहा। जैसे कि पंजाब की एक चीज़ है, धात टे घेड़ नग तिटे तिटे घेड़ नग तिटे घेड़ नग घेड़ नग तिटे घेड़ नग ता तिटे घेड़ नग तिटे तिटे घेड़ नग तिटे घेड़ नग तिटे घेड़ नग। तो खान साहब ने एक ऐसी भी सोची थी, मैंने सुना था, क्योंकि वो बजाई थी खान साहब से भी सुनी थी, और राजेश मालविया खान साहब के उस्ताद अल्लाह खान साहब के स्टूडेंट। धात टे घेड़ नग, हो सकता है एक आध बोल इधर उधर हो गया हो, तो वो तो मीटर तो पूरा करना पड़ता है। धात टे घेड़ नग तिटे तिटे घेड़ नग तिटे तिटे घेड़ नग तिटे घेड़ नग, धात टे घेड़ नग तिटे तिटे घेड़ नग तिटे घेड़ नग घेड़ नग तिटे घेड़ नग ता तिटे घेड़ नग, हाँ, धात टे घेड़ नग तिटे तिटे घेड़ नग तिटे तिटे घेगे तिटे घेगे तिटे तिटे घेगे तिटे घेगे तिटे तिटे घेगे तिटे तिटे घेड़ नग, धात टे घेड़ नग तिटे तिटे घेड़ नग तिटे घेगे तिटे, उसको शॉर्ट कर दिया, तो इसके डेवलपमेंट बढ़ी है। धात टे घेड़ नग तिटे तिटे घेड़ नग तिटे घेड़ नग घेड़ नग तिटे घेड़ नग ता तिटे घेड़ नग, इसकी इसको रेला भी बोलते हैं, धीरे धीरे से भी बसता है। धात धीरे धीरे, धात रे घेड़ नग धीरे धीरे घेड़ नग तेरे घेड़ नग धीरे धीरे घेड़ नग, धात रे घेड़ नग धीरे धीरे घेड़ नग तेरे घेड़ नग तेरे घेड़ नग ता तेरे घेड़ नग तेरे, धीरे धीरे का भी प्रयोग करते हैं, इसमें हर तरह का प्रयोग होता है। तो ये जो किसी भी बोल की कोई भी बातचीत है ना, वो तो अलग तरह से ही होती है। बाकी पंजाब घराने का तो उनका जो हिसाब किताब था वो बहुत अलग लगा मुझे। तो हाँ, बल्कि मैं रो 2 ही है, मैं रो श्री जैन भाई मेरे गुरु भाई हैं, सुशील जैन जी, वो भी सीन साहब से भी सीखे और एक खान साहब से भी सीखे, तो मैं भी दोनों से सीखा हूँ। तो उनकी बंदिशें बहुत अच्छी रही है, बड़ा अच्छा रहा, तो बड़ा अच्छा मौका मिला है। पता नहीं, थोड़ा सा ये उन्हीं लोगों का प्रसाद है सारा। बाकी मुझे जो जितना समझ आया, अब कई लोग घरानेदारी के कई पुरानी चीज़ों पे चले जाते हैं, भी पुरानी चीज़ें ऐसे थी, है बेस तो वही है, फाउंडेशन तो वही होती है, उसी पे बिल्डिंग बनाता है आदमी, है ना। बिल्डिंग अब ऐसा है कि फाउंडेशन जो उस्ताद लोग बना गए, अब जैसे मैंने बनाया है, ये मकान की फाउंडेशन बनाई है, अब ऊपर बच्चों ने अभी किया नहीं, अब इन्होंने अपने हिसाब से जैसे बनाना होगा बनाते रहे, वो तो नई पीढ़ी है ना, अगली टाइम के हिसाब से हर चीज़ चेंज होता रहा है, तभी काफ़ी डेवलपमेंट काफ़ी आगे गया तबला। ऐसी बात नहीं, उस पुराने टाइम के हिसाब से ऐसी बात नहीं, उनको थोड़ी भूल सकते हैं, उन्हीं की देन है ये, जो पुराने उस्ताद लोग हैं उन्हीं की देन है ये सारी, उन्हीं की, मतलब बोल तो वही है, वो चीज़ उस चीज़ को फिर आगे सोचते गए कि ये चीज़ ऐसे भी हो सकती, ये चीज़ ऐसे भी हो सकती उनका। गुरुजी, आपका हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी सोसाइटी में और संगीत के क्षेत्र में। वो कंट्रीब्यूशन ये है कि आपने बहुत शागिर्द तैयार किए हैं, बहुत शागिर्द तैयार किए और ऐसे तैयार किए कि वो भी अपना एक नाम रखते हैं आज म्यूज़िक के फील्ड में। ऐसा है, बहुत बच्चे इसमें जो स्टूडेंट है
उनका भी योगदान साथ में है। अब जो कोई ये बोले कि मैं जाकिर भाई से सीखने जाऊंगा तब शायद बन जाऊंगा, अगर रियाज नहीं करेगा तो वहाँ भी कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो थोड़ा सा उनका भी योगदान। तो जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि जो बच्चे बहुत अच्छा मतलब बजा रहे हैं, ग्रेडेड हैं, जैसे कि चलो ये क्या नाम अपने ललित है, चलो ललित अच्छा है, और ललित अच्छा बजा रहा है, राजेश बजा रहा है, नीरज है ना। देखो सारे, राजेश भी हाई ग्रेड है, नीरज ए ग्रेड हो गया हुआ, तो अगर इनकी अपनी मेहनत है। जब नीरज सीखने आया, गुरुजी पेशकार करना, मतलब बिहाई में क्या किया था, आड़ का कायदा पेशकार किया था। मैंने कहा वही चलो, अब वही चीज़ देखो। मैंने क्या कि आपको आसानी रहेगी कि आगे इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे। तो जब आया तो उसमें टाइम लगा, इससे अच्छा तो कहते ये तो वही था। तो मैंने कहा ए ग्रेड ऐसे थोड़ी मिलता है, पर उस बच्चे ने इतनी मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, और मेरे को उस चीज़ की बड़ी खुशी है। और आज बच्चा बहुत अच्छा बजा रहा है। आपका आशीर्वाद भी है। हाँ चलो, आपकी वो खुशी तो है। राजेश बहुत अच्छा बजा रहा है, बाकी ये सारे बच्चे जितने हैं ना, सारे अंदर भी बैठे, सारे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। पर एक मेरे को ये लगता है कि इसमें हमारे बच्चे सीख तो रहे हैं, पर इनको आगे करेंगे क्या सीख के। अब देखो, आपको पता है कि कॉलेज में जितनी तबला की पोस्टें हैं ना, वो सारी अब कहीं रख ही नहीं रहे, है ना। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है, डॉक्टर साहब है या सेक्रेटरी साहब कोई भी है, इनको ये सोचें इसके बारे में कि भाई चलो ये भी है कि जब पहले से चले आए। देखो हर बार आपको पता है कि पहले से भी होते रहे हैं, इंटरव्यू होते रहे हैं, सब लगे, हम भी लगे, मैंने छोड़ दिया, बात अलग है ना, होते रहे। तो अब भी होने चाहिए, क्योंकि अब बिना ताल के संगीत कैसा लगता है वो तो कुछ पता है नहीं। बिना ताल के संगीत हो ही नहीं सकता। ये जो हम एक प्रयास कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं, हाँ, कि इस चीज़ को बढ़ावा हाँ, मिले। और नहीं तो हम लोग अपने जो हमारा लोक संगीत है हाँ, वहीं तक ही सीमित रहे हैं। अदरवाइज अब अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र, ये बहुत सारी स्टेट्स हैं जो बहुत आगे निकल गई हैं, और ये लोग बहुत अपने इस पैसा भी कमा रहे हैं, नाम भी कमा रहे हैं। हमारा प्रदेश जो है वो थोड़ा नहीं निकल पा रहा है। तो आप लोगों का इतना बड़ा योगदान रहा है, आप लोग इतने बड़े उस्ताद जो अल्लाह रखा खां साहब है, जाकिर साहब है, आप उनके साथ रहे हैं, और आप सौभाग्य की बात है हमारे प्रदेश में रह रहे हैं, और इतने जो बच्चे हैं वो आपसे सीख रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा हम लोग या बाकी हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं या हमारी सरकारें हैं, अगर वो भी इसमें थोड़ा इसको समझें, इसमें बढ़ावा दें, तो बच्चों को रोज़गार भी मिलेगा, और एक संगीत जो है उसको भी एक्सपैंड करने का मौका बिल्कुल। मिलेगा। ये जो है ताल जो है, जैसे माना गया कि लय पिता है माता श्रुति है ना, ये कहते हैं उस्ताद लोग, बड़े लोग कहते हैं। तो ये तो मैंने कहा माता को ही मान रहे, पिता को तो भूल गए भूलते जा रहे हैं। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि इस चीज़ को गवर्नमेंट हमारी शुरू करे, है ना, और इस चीज़ को पूरा बढ़ावा दें इस चीज़ को। जैसे फाइन आर्ट्स में देखो तबला की क्लासेस लग रही, वहाँ पोस्ट है, पर वहाँ अभी तक टीचर ही नहीं। अभी तक कितना अरसा हो गया है ना। हाय सूरज। सूरज, मैं गुरुजी के बारे में थोड़ा और जानने के लिए तुमसे बात करना चाहती हूँ। कितने टाइम से तुम सीख रहे हो? मुझे कम से कम 6 साल हो गए गुरुजी के पास सीखते। अच्छा, उससे पहले भी तबला बजाते थे क्या? नहीं, उससे पहले कुछ नहीं। शौक था मुझे बचपन से, पर मौका नहीं मिला, और मेरी किस्मत है कि मैं सीधा गुरुजी के पास आके पहुँचा। सूरज, ये तो बड़ी अचीवमेंट है, और मुझे लगा कि आपको आपने कॉम्पिटिशन्स भी जीते हैं। हाँ जी, स्कूल कॉलेज इस टाइम में यूथ फेस्टिवल में गया था मैं, 3 साल प्राइज़ लाया। और अब ओपन यूथ फेस्टिवल में मेरा 2 साल 2 प्राइज़ आए हैं। और बस कोशिश रहती है कि अच्छा निभा सकें। गुरुजी का सबक निभाना बहुत मुश्किल है। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हिमाचल में किस्मत मेरी ये है कि मुझे मतलब एकदम से कहीं नहीं मैं सीखा, सीधा मैं गुरुजी के पास पहुंचा हूँ। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा, कि वरे परे भटकने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है, और मैं गुरुजी के पास सीधा पहुंचा हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग
गुरुजी कश्मीरी लाल जी से सीख रहे हैं, तो आप लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और हाँ जी। आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं हम लोगों को भी, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। ओके। इसी परंपरा में गुरु माता का भी मैं नाम लेना चाहूँगी कि जब हम उनसे मिले तो लगा कि सच में ही ये बात गुरुओं के घरों में ही हो सकती है। वो माता जी बताती हैं कि जब ये रियाज़ करते हैं तो सुनती हूँ। मैंने उनसे पूछा कभी आपने सीखने की कोशिश नहीं की? कि नहीं, सीखने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने बताया कि मैं जब ये रियाज़ किया करते थे तो मैं इनके साथ नगमा बजाया करती थी, जो कि सच में ही एक मुश्किल काम है। हम गुरुजी के खूबसूरत संगीतमय म्यूज़िक रूम से चल के अब हम गुरुजी के घर आ गए हैं और गुरुजी की फैमिली से मिल रहे हैं और बहुत खुशी हो रही है हमें गुरु माता जी से मिलके। और मैं गुरु माता जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस प्रोग्राम में। गुरुजी का बहुत बड़ा नाम है संगीत के क्षेत्र में और बड़े गौरव की बात है हमारे लिए, हमारे प्रदेश का गौरव है और इस कारण से आप भी हमारे प्रदेश का गौरव है क्योंकि आप गुरुजी की अर्धांगिनी है। और हम ये समझते हैं कि अगर आपका सहयोग नहीं होता तो शायद गुरुजी के लिए सफ़र इतना आसान नहीं होता। तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहती हूँ, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जी। बहुत अच्छा लगा, जबकि हालांकि मैं म्यूजिक फैमिली से नहीं हूँ, मैं गाँव से आई हूँ। बिल्कुल। हाँ जी, पर इनके साथ मैंने एडजस्टमेंट कर लिया और इन्होंने भी मेरे को एडजस्ट किया। क्या बात है। इस माहौल में ढलना बहुत मुश्किल होता है। एक गांव की लड़की आई, मैं म्यूजिक के रिलेटिव नहीं थी, तो इन्होंने मेरे को बड़े प्यार से बड़े इससे बताया भी मेरे साथ ऐसे रहना, मेरे साथ मेरे फ्रेंड लोग भी मिलेंगे, म्यूजिक के रिलेटिव भी मिलेंगे। तो मैं ऐसे ही रही, पर थोड़ा समझने में बहुत टाइम लगा। टाइम लगता लगा। हाँ जी। ये तो और भी बड़ी बात है कि आप जो ऐसे बैकग्राउंड से आए जहाँ पे म्यूजिक का माहौल नहीं था, फिर भी आपने बहुत बड़ा जो है ये अपना सहयोग दिया है गुरुजी की ज़िंदगी में। मुश्किलें आई होंगी थोड़ी। मुश्किल तो आती है ना, पर नहीं, बहुत अच्छा रहा हमारा दोनों का जीवन, बहुत बढ़िया रहा। म्यूजिक के रिलेटिव भी, और जैसे इन्होंने मेरे को अपने साथ ढाला। एक तो मैं गाँव से, मैं तो 5 पढ़ी हूँ, ज़्यादा पढ़ी भी नहीं हूँ, देखो मैं तो क्लियर बात बोल रही हूँ। बिल्कुल। हाँ जी। और इन्होंने मेरे को बड़े प्यार से रखा और मैंने भी इनकी बातें समझी और मुझे बहुत अच्छा लगता। बच्चे अब बड़े हो गए ना, नहीं इन्होंने किसी ने सीखा तो एक वो बात है। बाकी बच्चे जब मैं इनको रखती थी, अरे प्रैक्टिस करते थे, बड़े आराम से बच्चे सोते थे, सुनते थे। अब इन पोतों को है वे शौक इनके लिए। हाँ जी। आप कभी जाते थे गुरुजी के प्रोग्राम में? हाँ जी, बहुत शौक था मुझे। अच्छा। बहुत जाती थी मैं, जहाँ भी इनका प्रोग्राम होता था मैं बहुत जाती थी। तो अब तो मतलब जैसे उसके बाद तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा। बहुत अच्छा उनका तबला बजाना। हाँ जी। मुझे तो नीचे से ही सुनता रहता। जिस दिन प्रैक्टिस नहीं करते या बाहर गए हो ना, ये घर पे नहीं हो, तो बड़ा अजीब सा ही लगता। ये बच्चे नए दिखे तो ये बड़ा अजीब सा लगता भी, आज तो कुछ सुंदर सुंदर लग रहा, घर पे कोई है नहीं। हाँ जी। आप जैसे जो महिलाएं हैं, जो उन लोगों से मिलके बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि आप अपने जो हस्बैंड हैं उनकी फील्ड को समझ रहे हैं, उनके सब्जेक्ट को समझ रहे हैं और अपना सहयोग दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा ये बात करना चाह रही थी आपसे कि ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि इन्होंने तबला सीखा या तबला बजाया। इनकी एक बहुत बड़ी देन है समाज को, बहुत बड़ा योगदान है हमारे समाज में, जो इस क्षेत्र में ये इतने सारे स्टूडेंट्स हैं उनको सिखा रहे हैं और इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, बोलो आप। इनको मौका नहीं मिला नहीं बाहर जाने का, कुछ अपने घर की स्थिति, परिवार कुछ पीछे से भी, मतलब हम इतने वो नहीं थे जो बाहर निकले। लेकिन आप ये बात बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि गुरुजी का बहुत नाम है, बहुत नाम है और बहुत लोग इनको मानते हैं। और जो संगीत के जो लोग हैं उनमें इनका बहुत बड़ा नाम है। और कभी आपका भी मन किया कि मैं भी कुछ सीखूं? हाँ, मुझे पहले बहुत शौक था, फिर मैं बच्चों की इसमें फंस गई ना। फिर ये कॉलेज उसमें चले गए, फिर टाइम नहीं मिलता था। फिर हम अपने
काम में बिजी रहते थे। तो जब शुरू में आई तो मुझे बहुत शौक था, मैं नगमा लगाती थी उनके साथ। अच्छा, हाँ जी, अच्छा। मतलब कोशिश की आपने? सीखो नगमा तो सीखो, कम से कम। अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। पंथाघाटी में रहते थे ना, पंथाघाटी में तो हारमोनियम सारे पड़ोसी आ जाते थे सुनने के लिए, उनको बड़ा लगाओ नगमा मेरे साथ में बजाऊं, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते। आपने तो ये म्यूजिक की फील्ड में बहुत मुश्किल काम किया है, सबसे मुश्किल नगमा बजाने का काम, राइट? ये बहुत मुश्किल काम किया है। तो ये तो बड़ी खुशी हुई हमको ये जान के। हम दुआ करते हैं कि गुरुजी ने जो भी काम किया है इस फील्ड में, उसके लिए इनको सरकार की तरफ से भी अवार्ड मिले, और उससे एक चीज़ ये भी आती है कि जिस आदमी को जो चीज़ मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। हाँ, तो ये हम चाहते हैं, और साथ में ये दुआ करते हैं आपका परिवार जो है वो बहुत सुखी रहे, और जो संगीत के में जो लोग हैं वो इस तरह से आप लोगों का आशीर्वाद आते रहें। और ये बड़ी अच्छी बात है, देखो इतने बच्चे आते हैं, अगर आपका सहयोग नहीं होता तो शायद इस तरह से, जिस तरह से ये बच्चे घर में आ रहे हैं, जैसे गुरुओं के घर में बच्चे रहते हैं, तो इस तरह से शायद ना रह पाते, क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा भी हुआ है कि जो शागिर्द हैं फिर वो नहीं आ पाते हैं, नहीं उस तरह से रह पाते हैं। तो इस परंपरा को हम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा जो है वो उसी के माध्यम से ये संगीत जो है वो सीखा जाता है। जो स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई है उस तरह से नहीं सीखा जाता। तो ये हमारी सदियों से ये परंपरा रही कि गुरुओं के घर में जो है वो शिष्य आते रहे, फिर परिवारों की तरह रहते रहे, और ये तभी संभव है जब आप अपना योगदान देंगे और आप सहयोग देंगे, और तभी गुरुजी जो है इस परंपरा को आगे चला पाएंगे। हमें बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, आपके विचारों को जान के, और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी आपका भी धन्यवाद जो आप लोगों ने इसका अवसर समझा। Indian classical music has many houses of music called gharanas. Pandit Kashmiri Lal Chauhan is associated with Punjab Gharana. हम आज आए हैं कोटला गांव में। ये पंडित कश्मीरी लाल जी का गांव है, यहाँ उनका जन्म हुआ है। यहाँ हमारी मुलाकात हुई पंडित राजीव शर्मा जी से, जो कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं तबला के लिए, और ये संगीत विभाग में। और हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये खुद भी तबला के जाने माने गुरु हैं, और हालांकि ये दोनों ही एक विपरीत तबला घरानों से संबंध रखते हैं, लेकिन जैसा कि मालूम हुआ है कि पंडित राजीव शर्मा जी जो हैं वो पंडित कश्मीरी लाल जी को बहुत समय से जानते हैं, और मैं इनसे उनके बारे में कुछ और जानकारी हासिल करना चाहती हूँ, ताकि हम ये सारी जानकारी आप सब लोगों तक पहुँचाएँ। तो सर आप मुझे बताएंगे कि जैसे कि उनका संबंध जो है वो तबला के पंजाब घराना से है, तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप कब से जानते हैं उनको, गुरुजी को? मैं जानता हूँ जी 76। अच्छा, 76 लंबी एसोसिएशन 76 से लगभग मैं जानता हूँ, और ये साथ ही उनका घर है जी। अच्छा, ये रियाज किया करते थे जी, क्या और मुझे अच्छी तरह से याद है स्वर्गीय श्री अनंतराम चौधरी जी जो एक संगीत के बहुत नाम हुआ, उन्होंने बहुत विद्यादान किया यहाँ पे। वो यहाँ कई बार इस घर में आते थे और नगमा उन्होंने रखना है और भाई साहब रियाज कर रहे हैं। उस समय हमने शुरू कर दिया था तबला, हमने भी सीखना शुरू कर दिया था, और वो बहुत मेहनती व्यक्ति थे जी, जी। और अभी तक वो अनवरत उनकी साधना चली है। संगीत एक ऐसा विषय है कि ये
प्राप्य पुण्यकृताम लोकान शुत्वा शाश्वती समा शुचिनाम गृह भी जा, ये एक समय की साधना नहीं, या कुछ साल कुछ घंटे कर लिया। इसमें तो बस करते रहना है, पता नहीं कब कुछ अच्छा लगेगा, और उससे आगे फिर लगता है कि इससे आगे और ज़मीन है, तो इसमें चलता रहता है। और भाई साहब का यही था कि वो शुरू से ही बहुत मेहनती थे। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 2 प्रकार के फूल होते हैं। एक होता है किसी हम गार्डन में, अपने घर के गार्डन में करते हैं, और एक फूल होता है जो प्रकृति के प्रांगण में खिलता है। बिल्कुल सही। तो उसकी खुशबू एक अलग सी होती है, क्योंकि वो हर प्रकार के एनवायरनमेंट को सह जाता है, चाहे कैसा भी समय आए, वर्षा आए, सर्दी हो, बर्फ़ पड़े, तो भी वो उसको सह लेता है। यही बात कश्मीरी लाल भाई साहब के साथ थी। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, और जो उन्होंने प्राप्त किया जिस मुकाम पे हो, हमें बहुत प्रसन्नता होती है। उन्हें भगवान अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छी लंबी उम्र रहे, और वो और शिक्षा प्रदान करें। बहुत से हिमाचल प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और बहुत लोगों को उन्होंने रोज़गार प्रदान किया है। और मेरी यही प्रार्थना है भगवान से कि वो खलु धर्म आद्य धर्म साधनम स्वस्थ रहे और अच्छा रहे मुकाम। ये जो आपने गुरु अनंतराम चौधरी जी का नाम लिया, हमारे पहले एपिसोड में भी इनका जिक्र हुआ। मैं कैलाश सूद जी कैलाश सूद जी से जब मैं मिली तो उन्होंने भी उनके बारे में बात की, और जब हम पंडित कश्मीरी लाल जी से मिलने गए तो उन्होंने भी इनके बारे में जिक्र किया। मुझे लगता है कि ये जो हिमाचल प्रदेश में जो ये विस्तार हुआ है शास्त्रीय संगीत का, चाहे वो वोकल हो, चाहे तबला हो, चाहे कुछ भी हो, मुझे लगता है उनका एक बड़ा योगदान रहा है। बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उनकी ही कृपा से जो अपने कश्मीरी भाई जी हैं, वो उस्ताद लक्ष्मण सिंह जी तक पहुँचे। हाँ, क्या ये उन्हीं की आशीर्वाद से हुआ है, और उन्होंने अपने पास रख के बहुत रियाज करवाया और बहुत कुछ किया। उनकी कृपा से यहाँ खासकर सोलन में तो हम लोग जब कॉलेज जाया करते थे और स्कूल में पढ़ते थे तो जटोली आश्रम हुआ करता था। वहाँ हमारा सबसे पहला एक मंच प्रदर्शन होता था, चाहे वो भाई साहब हैं, मैं हूँ, और हैं सारे। अच्छा, आपका भी वहाँ से संबंध? बिल्कुल, रहा है। बहुत संबंध रहा है, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि उनकी शुरुआत उसी आश्रम से हुई। मैं वही कह रहा हूँ कि हम ही लोगों का नहीं, एक कुलभूषण जी थे जो पंडित जगन्नाथ भार्गव जी के पुत्र हैं, वो भी उसी मंच से आते थे। कमर सिंह जी थे उसी मंच पे, मनसा खान साहब, ये सारे लोग वहाँ पे। गुरुजी को संगीत का बहुत शौक़ था, और उनके कुटिया में, आश्रम में हर वक्त संगीत चलता रहता था। तो इस तरह से चौधरी साहब ने बहुत शिक्षा दान की। और चौधरी साहब ही नहीं, जो क्लासिकल हिमाचल प्रदेश में जो आया, जहाँ तक मेरी जानकारी है, पंडित भीमदत्त काले जी का बहुत बड़ा योगदान। वो प्रातःस्मरणीय व्यक्ति हैं जो सबसे पहले PhD थे। अच्छा। और संस्कृत, कर्मकांड, ज्योतिष और संगीत में भी वो ग्वालियर राजा भैया पूंछ वाले के शिष्य थे। और उनकी वजह से हिमाचल में काफ़ी संगीत जो था वो घर घर में पहुंचा है। तो इन लोगों के, खासकर चौधरी साहब के उसमें आता हूँ, तो कश्मीरी भाई साहब को जो पंजाब भेजा, उनसे बहुत अच्छे मित्र संबंध थे उस्ताद लक्ष्मण सिंह जी से, तो उनके पास भेजा। और वहाँ उन्होंने पंजाब घराने की जो बारीकियां हैं, शुद्धताएं हैं, उसके वादन को वहाँ ग्रहण किया। जी, थोड़ा सा आप बताएंगे कि आप बनारस घराना से बिल्कुल हैं, बिल्कुल, वो पंजाब घराना से हैं, क्या थोड़ा ये फ़र्क है? नहीं जी, ये एक्चुअली में क्या होता है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम हिंदी की भ्राखड़ी ले लें या अंग्रेज़ी की ले लें, तो क ख ग ग सब बराबरी हैं। तबले के 10 वर्ण हैं, धा ते टे तित्ता धिन्ना घे घे कत, तो इसी से ही निर्मित तबला बजता है। और ख़ासकर बनारस और पंजाब तो बाज दो ही हैं, घराने के ही हैं। अच्छा। बाज दो ही, एक खुला बाज, एक बंद बाज। अब खुले बाज के 2 घराने हैं, बंद बाज के अन्य घराने। किसी बाज के कई घराने हो सकते हैं, परंतु घराने का बाज नहीं हो सकता। तो पंजाब और बनारस दोनों ही खुले बाज के घराने हैं। ये इसमें बंद बोलों का बहुत कम, कहीं संगत में हम या कुछ एक बोल हैं, अब नादे निंदा नादे धिन्ना नादे निन्ना नादे निन्ना, ये चलेगा तो पंजाब में भी यही चलेगा, कोई ऐसा नहीं है। बहुत से बोल ऐसे हैं कि जो हमारे अब कृधान, घड़ान, धग तिटतान, नग धित तड़ान, ये सारे बोल मिलते हैं। और मैंने और भाई साहब ने तो बहुत रियाज़ किया। जब वो जालंधर भी थे तब भी, जहाँ वो रहते थे तब भी मैं वहाँ गया हूँ,
तब भी हम इकट्ठे रियाज किया है। और मेरे घर साथ ही, हम एक ही गांव से हैं दोनों, तो मेरे घर में आके भी 2 तबले होते थे। तो जब भाई साहब ने आना तो फिर हम 4-4, 5-5 घंटे उसी रियाज में, और बड़ा अच्छा लगता था कि मैं बनारस बजा रहा हूँ तो वो भी उसको बजाने शुरू कर देते थे। जब पंजाब का धात्र करता, बहुत रियाज किया मैंने और भाई साहब ने, धात्र करता घिना तेटे घिना धागे तेना गिना, घिना घिना धात्र करता घिना धागे तेना गिना। तो ये उन्होंने ही बोला था, यार देखो क्या बढ़िया बोल है। तो हम भी फिर बोलते थे, भाई साहब देखिए धा कर धाते टे घिना धाची धागे तेना गिना घिना घिना धात्र करता कि नता के तेना गिना ता। तो ये बनारस और पंजाब कितना मिलता आपस में, देखिए आप सारा। तो इस तरह से हम चलते रहे। ये तो आज हो गया है कि पहले तो होता था कि ये घराना है, ये वो है, क्योंकि उस समय प्रसाधन नहीं थे, इतने कोई साधन नहीं थे। अब जहाँ गुरुजी ठहर गए, जहाँ वास कर लिया, घर हो गया, वहीं से घराना शब्द शुरू हो गया, उनकी वंश परंपरा चल पड़ी, शिष्य हो गए। अब आज ऐसा है कि यहाँ से उठे हम, थोड़ी देरी में चंडीगढ़ पहुँच गए, थोड़ी देरी में दिल्ली पहुँच गए। तो अब दिल्ली घराना हो, बनारस हो, कलकत्ता हो, जहाँ मर्जी हो, अब सब लगभग सब चल रहा है। और आज तो ये है कि सभी लोग एक दूसरे की चीज़ को बजा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। मुझे अच्छी लगती है पंजाब की, बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो हमें बहुत प्रिय है। मेरे भैया हैं, बड़े गुरु भाई हैं, पिंकी भैया, सुखविंदर सिंह जी, तो बहुत नाम है, इंटरनेशनल फेम के आर्टिस्ट हैं। वो भी पंजाब का बहुत सी चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई है कि बनारस और पंजाब का मिश्रण कैसे है। उनकी 1-2 रचनाएं मुझे याद है, धागे ना धागे तेटे करधे तेटे गिने धागे ना। अब देखिए इसमें कहाँ पंजाब, धागे ना धागे तेटे करधे तेटे गिने धागे ना, तेटे तेटे गिना तेटे गिना तागे तेना गिना, ये बनारस आ गया। तागे ना तागे तेटे करधे तेटे गिना धागे ना, तेटे तेटे गिना तेटे गिना धागे देना गिना धागे ना धागे तेटे। तो ये मिलती जुलती चीज़ें मैंने और भाई साहब ने बहुत रियाज किया है। बहुत पुरानी एसोसिएशन है हमारी, बहुत पुरानी। आपके, अगर मैं सही कह रही हूँ तो आपके गुरु पंडित कृष्ण महाराज, हाँ जी, कृष्ण महाराज जी का विलायत खान साहब से, उस्ताद विलायत खान साहब से भी संबंध रहा है। और जैसे हमारे पहले एपिसोड में पंडित कैलाश सूद जी, हाँ जी, बिल्कुल हुई, तो वो उनके शागिर्द हैं। हाँ जी, कहीं ना कहीं से सारी कड़ियाँ यहाँ पे मिल रही हैं। और ये बड़े सौभाग्य की बात है। मैं बार बार इसको दोहराती हूँ कि हमारे प्रदेश के लिए ये बहुत ही गौरव की और सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े जो उस्ताद रहे हैं, जो स्तंभ रहे हैं हिंदुस्तान में संगीत के, उनके आगे जो शिष्य हैं, आप हैं और कश्मीरी जी हैं और कैलाश सूद जी हैं, वो यहाँ हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो आने वाली जनरेशन है, उनके लिए ये बड़ा सौभाग्य है कि इतने बड़े घरानों से संबंध रख रहे हैं जो लोग, वो यहाँ पे उपलब्ध हैं, उनको कभी भी नहीं, वो बिल्कुल जो, परंतु मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है और वो ऐसा रहा है कि शायद मैं बनारस भी बहुत वर्षों रहा हूँ। आप हरिद्वार जाके देख लें, हम लोगों के लिए गंगा बहुत पवित्र है और हम गंगा जल लाने के लिए वहाँ जाते हैं, उसको घर में पूजा करते हैं। शायद उसकी अहमियत और कीमत का पता हरिद्वार वालों को पता नहीं होगा। ये हमने महसूस किया है कि बाहर से बहुत बच्चे सीखने आते हैं हमारे पास भी, या हम बाहर जाते हैं तो ये कहते हैं कि आपके तो यहाँ माहौल बहुत अच्छा होगा। नो डाउट, ये हमारा जो इलाका है, इसमें मैंने जो 10 वर्ष तक बचपन से सीखा, वो पंडित सिद्धार्थ काले से सीखा। उनका घर साथ ही आगे, बहुत आगे से सीखा, और भाई साहब का भी उनसे आना जाना बराबर होता था। तो वो भी पंडित रंगनाथ मिश्र जी के, जो बनारस की जड़ मानी जाएगी, उनसे उन्होंने सीखा है। तो उनसे भी ये इस एरिया में काफ़ी हैं। यहीं पे डॉक्टर रामस्वरूप शांडिल जी ने भी बहुत रियाज किया है, साथ बहुत रियाज किया है। और अपने डॉक्टर कृष्ण लाल सहगल जी, इससे पार्ली साइड उनका गाँव, तो सभी लोग एक दूसरे से जुड़े रहते थे। हम कहीं ना कहीं फिर इकट्ठे होते थे। यहाँ पे मतलब पानी में है टेस्ट है, लोगों को है, उन्हें शायद ये पता नहीं कि ये धमार बज रहा या कुछ, परंतु वो आनंद वो उस जगह पे हाथ उठा देंगे जहाँ सम आने वाला होगा। उनको पता है भी अब क्या होने वाला है आगे। नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जटोली आश्रम में संगीत सम्मेलन हुआ करता था, सारी रात गुरु जी ने भी बताया। मुझे भी बचपन की ऐसी याद है कि हिमाचल में बहुत जगह पे इस तरह के आयोजन होते थे। ये कुछ अब थोड़ा सा बदलाव आ गया है। ये एक प्रयास हम अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत अच्छा लगा आपका ये कि हम जो है, ये जो
थोड़ा जो लुप्त हो रही हैं ये प्रथाएं, ये बिल्कुल, चीज़ें, बिल्कुल। इनको थोड़ा रिवाइव किया जाए। बिल्कुल, ये बहुत इसलिए अच्छा आपका इस तरह कदम है। के लोगों को हम ढूंढ के उनसे मिल रहे हैं और उनके बारे में जान रहे हैं, और ताकि और इस प्रोग्राम के माध्यम से बाकी लोग भी इसके बारे में नहीं, ये बिल्कुल जानें। ठीक है, आपका बहुत साहसिक कदम मैं इसको कहूँगा। जी शुक्रिया। ये संरक्षण भी हो रहा है और संवर्धन भी हो रहा है। जी ये शुक्रिया। दोनों शब्द बहुत महानता को समेटे हुए हैं। जी संवर्धन तो ऐसे ही होगा कि हम उसको सुरक्षित भी रखें और आगे वर्धित हो, हम उसका वर्धन भी होता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि अब हमारे गांव से, मैं तो सभी को कहता हूँ, शायद भाई साहब भी, कश्मीरी भाई साहब भी कहते हैं कि हमसे वो कुछ सीखें, हमने इतना सीखा है, इतना किया है, तो हाँ, हम बिल्कुल। उस जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गे, हम यहाँ के लिए तो कुछ दे सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रयास है। हाँ, ये जो विधा है ये बिल्कुल बिल्कुल। बढ़नी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो करेंगे, अब क्योंकि आगे कर ये रहे हैं हम हमारी तो। धरोहर है, अरे हमारी ये विरासत भारत की है। पहचान है। जी भारत बिल्कुल। इसी से ही जाना जाता है, जी उसकी संस्कृति से। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात धन्यवाद, करके। धन्यवाद। थैंक यू। पंडित कश्मीरी लाल जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए हम बात करेंगे डॉक्टर RS शांडिल जी से, जो कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से प्रोफेसर के पद पे रिटायर हुए हैं। वहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट में HOD के रूप में काम कर चुके हैं। हम इनसे इसलिए बात करने आए हैं क्योंकि पंडित कश्मीरी लाल जी से इनका एक बहुत लंबा एसोसिएशन रहा है, उनके गांव से भी और उनकी संगीत की जहां से शुरुआत हुई है उस जगह से भी। तो हम बात करेंगे डॉक्टर RS शांडिल जी से। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो आपके शुरुआत के दिन थे, क्योंकि जब मैं पंडित कश्मीरी लाल जी से बात करने गई तो उन्होंने आपका जिक्र किया और बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से जिक्र किया। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप सब लोगों की जो शुरुआत हुई म्यूज़िक की, वो कहाँ से? हाँ, ये बड़ा एक रोचक विषय है जी। और हम लोगों के लिए भी, और उस टाइम संगीत का प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा था भी नहीं, और हम लोगों के लिए वो जो परिस्थितियाँ हमारी थी वो अलाउ भी नहीं करती थी कि हम कहीं अच्छी जगह जाएं या सीखें या क्या करें। तो थोड़ा थोड़ा जो सीखा, तो मेन जो जड़ है इसकी वो हमारे गुरुजी प्रोफेसर अनंतराम चौधरी जी हैं। जी, तो हम वहीं से हमारे संगीत की शुरुआत जो असली रूप में हुई है वो हुई है। पहले तो हम ऐसे ही थोड़ा बहुत कर लेते थे, मगर उनके सानिध्य में जाके जो काम हुआ, बल्कि मेरे से पहले कश्मीरी लाल जी ही गुरुजी के पास रहते थे सोलन में, तो उनके साथ उनकी सेवा भी करनी, तो वहाँ ठेके वगैरह कुछ सीखने उस तरह का भी उनका था। फिर हमने एक, हमारे लिए कुछ ऐसा समय बन गया कि मुझे भी कुछ परिस्थितियों के हालात से फिर मैं भी, मेरे इन लॉज एक्चुअल वहाँ हैं जहाँ कश्मीरी जी के अपना घर है, उनके घर के, तो वहाँ पे उस तरह का एक योग बना कि हम लोगों को लगभग हमने 1 साल इकट्ठा रियाज़ किया उसी गांव में। उस गांव में, बिल्कुल जी। तो मेरे इन लॉज में ही बल्कि हम होते थे, कभी हम उनके घर ऊपर चले जाते थे जब नीचे मूड ना बना, अदरवाइज़ हमारा नीचे ही एक ऐसा स्थान था कि वो एक पूरा कमरा हमारे लिए ससुराल वालों ने दे रखा था। वहीं हम सुबह के 4 घंटे रियाज़ करना है, मैं गा रहा हूँ तो वो तबला बजा रहे हैं वो तबला बजा रहे हैं, मैं नगमा ले रहा हूँ, फिर मैं नगमा उनको देता हूँ और मैं थोड़ा तबला बजा लेता था। तो तबले की कुछ कायदे, कुछ बारीकियाँ मैं उन्हीं से लेता रहता था, उन्हीं के सामने बजाता रहता था। तो वो फ़ायदा मेरे को भी उनसे हो रहा था, आदान प्रदान हमारा लगभग 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम में हमारा फिक्स था, और लगभग 1 साल तक कम से कम चला ये। और दिन को हम फिर अपने खेत के काम हमने वहीं लिए हुए थे, तो कहीं टमाटर मटर जो भी था, साग सब्जी, जो कैश क्रॉप्स हम कह सकते हैं उसको, तो वो हमारा दिन रोज़ी रोटी के लिए जो था वो साधन उनका भी। और मैंने अपने लिए भी ये सोचा था कि भी चलो घर तो दूर है, वहाँ नहीं कर सकते, तो यहाँ अगर हम इस बहाने के लिए रुके हैं, रियाज़ के पर्पज़ से रुके हैं, तो हम भी यहीं कमाई के, तो उन्हीं के खेतों से लेके उसी में हमने अध पे जो है वो ज़मीन लेके उसमें काम करना। वो 4 घंटे सुबह के छोड़ के, 4 घंटे शाम के छोड़ के, बाकी हम ज़मीन में होते थे। तो फिर शाम को जब सब लोग सो जाने तो फिर थोड़ा बहुत पढ़ाई पुढ़ाई का, तो 10-1 बजे के बाद फिर थोड़ा पढ़ना अपना हो जाता था। तो वो एक समय हमारा इतना अच्छा निकला, और इवन उस समय में हमने बड़े प्रोग्राम भी दिए।
ज़्यादा बढ़िया स्तर के नहीं होते थे, पर कई शादी वाले हमारे को ले जा रहे हैं कि अच्छे अच्छे प्रोग्राम शादी में जाना है तो चलो, कहीं नाटियाँ गा रहे हैं, कहीं कोई गज़ल गीत भजन गा रहे हैं। तो वो एक ऐसा माहौल था भी हमारे लिए उस टाइम के लिए बढ़िया था। तो वहाँ से भी कुछ अर्निंग मतलब वो लोग देते थे, चलो कोई बात नहीं। तो वो एक गुजारा चल रहा था हमारा उससे। फिर हमने एक बार ये सोचा था कि वो उसके बारे में पढ़ा था हमने, ITC के बारे में। तो फिर हमने थोड़ा सा रियाज़ वहाँ इसलिए बढ़ा दिया था भी चलो शायद हम वहाँ के लिए तैयारी करेंगे। मगर उसके बाद तब तक मेरी इधर वो जॉब भी लग गई थी। तो फिर कश्मीरी जी भी फिर वो उसके बाद गुरुजी ने उनको जालंधर भेज दिया था गुरुजी के पास। फिर वहाँ से वो सीख के फिर हमारे ये जो चैनल है ये भी इसी लिए प्रयासरत है कि जो लोग डिज़र्व करते हैं उनको वो जगह मिलनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जी। चलो देखो, दुआ करते हैं। और अगर आप लोग इतना बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत अप्रिशिएबल है। और इस तरह का काम अगर करके कहीं सरकार या कुछ भी कहीं तो जागृति आ सकती है। और एक चैलेंज भी है, आप लोगों के लिए भी चैलेंज है, हम लोगों के लिए भी चैलेंज है, सभी है। मगर आप इसको सार्वजनिक करेंगे तो शायद सबकी आंखें खुलेगी और सब कुछ चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोचने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे कि नहीं, कुछ तो करना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी, थैंक यू। हम मिलने आए हैं आज डॉक्टर नीरज शांडिल जी से। डॉक्टर नीरज शांडिल जी पंडित कश्मीरी लाल जी के शागिर्द हैं और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुमारसैन में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूज़िक सिखाते हैं और तबला के ये ऑल इंडिया रेडियो के और दूरदर्शन के अप्रूव्ड A ग्रेड आर्टिस्ट हैं। हम बातचीत करेंगे डॉक्टर नीरज शांडिल से और क्योंकि हम कश्मीरी लाल जी के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उनके ऐसे शागिर्द से मिलने आए और बातचीत करने आए जिनका खुद तबला वादन में बहुत बड़ा नाम है। नीरज, आप मुझे बताएं कि आप कश्मीरी लाल जी के शागिर्द हैं। किस उम्र से या कब से उनसे आपने सीखना शुरू किया? लगभग मैं 14 वर्ष की आयु से उनसे सीख रहा हूँ। आज 23-24 साल हो चुके हैं, तो मैं उनके सानिध्य में हूँ और शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। हाँ, जैसे कि मतलब हम सभी जानते हैं कि पंडित कश्मीरी लाल जी जो हैं उनका संबंध पंजाब घराने से रहा और वो हमारे हिमाचल प्रदेश में हैं और वो उस्ताद लक्ष्मण सिंह जी के शागिर्द रहे हैं जो कि उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब के गुरु भाई रहे हैं। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है। और एक बात मैं और पूछना चाहती हूँ कि आप क्या समझते हो कि जो गुरुजी हैं उनको एक अवार्ड के रूप में या किसी भी तरह से एक जो स्थान मिलना चाहिए था वो शायद नहीं मिला? वैसे तो गुरुजी की ऐसी कुछ छवि है, वो खुद ही अवार्ड से वैसे भागते हैं। अगर अवार्ड की बात की जाए तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ऐसे लोगों का नाम आना चाहिए जो किसी स्वार्थ के लिए नहीं काम कर रहे और इतना योगदान दे रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, कर रहे हैं और बिना किसी स्वार्थ के। कोई ऐसा कोई चार्जेस भी नहीं है। नहीं तो अगर आप देखें पंजाब में 2,000 रुपीज़ पर लेसन क्लास है और हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं, मतलब फ्री ऑफ चार्ज वो लोग सिखाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट को कुछ देखना चाहिए, करना चाहिए। और अवार्ड लिस्ट में तो ऐसे लोगों का नाम सबसे पहले आना चाहिए मेरे हिसाब से। और उस लेवल का वो सिखा भी रहे हैं। हम ये तो विडंबना है हमारे, मैं बोलूँ हिमाचल प्रदेश की, कि हमारे हिमाचल में उस लेवल के प्रोग्राम्स नहीं होते, क्लासिकल के प्रोग्राम्स नहीं होते। अब थोड़े शुरू हुए हैं लेकिन अब सामने दिख रहा है, लोगों को एक्सपोजर मिलेगा उसमें, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर करें। लेकिन फिर भी उस लेवल के प्रोग्राम्स, एक इक्का दुक्का प्रोग्राम्स होते हैं, उससे भी आप मैं समझ नहीं सकता कि भी उतने लोगों को चांस मिल पाएगा उसमें। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स करेंगे तो ऐसे गुरुओं का नाम भी मैं बोलता हूँ कि आगे सब लोगों के सामने आएगा। अब हमको बजाना पड़ता है तो हम पंजाब जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं या कहीं और जाते हैं प्रोग्राम्स बजाने। क्यों? हिमाचल में होता ही नहीं कुछ भी। और हमारे गुरुओं को हम हिमाचल से ज़्यादा बाहर के लोग जानते हैं।
ये बड़ी विडंबना है कि हिमाचल के लोग ही नहीं जानते कि ये लोग, ऐसे लोग यहाँ पर हैं। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। नीरज, आप हमें कुछ सुनाएं जो आपने गुरुजी से सीखा है। क्या सुनाने जा रहे हैं आज? मैं आपके सामने एक कायदा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो मैंने सर्वप्रथम गुरुजी पंडित कश्मीर लाल जी से सीखा था। तो जब मैं पंजाब घराने की तालीम मैंने शुरू की थी, और बहुत ही सुंदर कायदा है, इसमें तिट थिट का ऐसा चलन है, आप देखेंगे बहुत सुंदर कायदा है। मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। थैंक यू नीरज, आपके प्रेशियस टाइम के लिए और आपकी इस वैल्यूएबल टॉक के लिए। और मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। धनी के नारा के ना धाके थे के धनी के नारा के ना धाके थे नारा के ना